हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस यूनिट 5 से लेकर 10 तक करवाया जा रहा है। इवन रिवीजन सीरीज जनरल पेपर 1 की और पेपर 2 कॉमर्स की यूट्यूब पे कंडक्ट की जा रही है आपकी प्रैक्टिस के लिए। जैसे आपको पता है यूनिट 2 काउंटिंग एंड ऑडिटिंग की चल रही है। काफी टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए, सबसे वास्ट ये यूनिट है। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारे टॉपिक्स रह गए उनको कवर अप करते हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं, अब हमारा टॉपिक है फंड फ्लो एनालिसिस। ठीक है जी, फंड फ्लो एनालिसिस। सबसे पहले फंड फ्लो एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन क्या दूं या मीनिंग क्या दूं बताऊं, तो जो फंड फ्लो एनालिसिस है एक फाइनेंशियल टेक्निक है जो एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान कंपनी के फंड्स के सोर्सेज और उनके यूसेज का एनालिसिस करती है। यानी बीइंग अ फाइनेंशियल टेक्निक, यानी आपके पास देखो, अब एक स्पेसिफिक पीरियड में ये टेक्निक का यूज करके कंपनी के जो फंड्स के सोर्सेस हैं और जो उसके यूसेस हैं, ये उसको डिटेल में एनालाइज करती है और आपको इनसाइट्स प्रोवाइड करती है। अगर मैं इसको आपके जो फंड फ्लो एनालिसिस है, अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो कुछ तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे। नंबर 1, ये एनालिसिस कंपनी के लिक्विडिटी पोजीशन को असेस करने में मदद करता है। यानी जो कंपनी की अगर हम बात करें लिक्विडिटी पोजीशन है, आप लिक्विडिटी पोजीशन अगर जानना चाहते हो तो आप इस एनालिसिस को यूज कर सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा। सेकंड, ये बताता है कि फंड्स कैसे जनरेट हुए हैं और कहां यूज किए हुए हैं। दो चीजें, फंड्स की जनरेशन प्लस यूसेज, ये दो चीजें आपको फंड फ्लो एनालिसिस के थ्रू पता चलेंगी। तीसरा, ये इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। लाइक चाहे आपके इन्वेस्टर्स हैं चाहे आपकी मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर्स प्लस मैनेजमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दोनों ने ही स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं और फंड फ्लो एनालिसिस उनको ये डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। अब अगर ये ऑब्जेक्टिव्स हमने कर दिए तो इसकी कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी ना। अब आगे बढ़ते हैं, फंड फ्लो एनालिसिस की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। अगर मैं बताऊं नंबर 1, अगर मैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का पता लग जाए, यानी कंपनी कितनी फाइनेंशियल स्टेबल है। सेकंड, फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग में हेल्प बहुत मिलती है आपको। आपने फ्यूचर के रिगार्डिंग प्लानिंग करनी है, बजट्स बनानी है, उसमें आपको इसकी मदद मिलेगी एंड आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगा। तीसरा, ओवर डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को अवॉइड करने में मदद मिलेगी, यानी आप जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे जरूरत से ज्यादा रिलाई कर रहे हो ना, उस पे आपको मदद मिलेगी इसकी। और लास्ट, जो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है और जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो बहुत अच्छे से लिए जा सकेंगे, वो बेटर वे में लिए जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से थोड़ा सा आपको समझ आएगा, वैसे तो सिंपल ही है। मान लीजिए कंपनी ने 10 करोड़ का लोन दिया, यानी 10 करोड़ का लोन एक कंपनी ने लिया, ठीक है जी, और उसको नए मशीनरी परचेज करने में इन्वेस्ट कर दिया, पैसा उठाया, 10 करोड़ का लोन लिया और मशीनरी में उसको परचेज करने में इन्वेस्टमेंट कर दी। फंड फ्लो एनालिसिस आपको ये बताएगा, जो अब 10 करोड़ है ये सोर्स है और जो आप मशीनरी परचेज कर रहे हो दैट इज जो इस पैसे से मशीनरी परचेज की गई है दैट विल बी योर यूसेज। ठीक है जी, होप सो आपको ये आज समझ अच्छे से आ ही गया है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सोर्सेज और यूसेज को टॉपिक को डिटेल में करते हैं, यहीं पे कर देते हैं सोर्सेज एंड यूसेज, ये थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। देखो फंड्स का मूवमेंट कैसे होता है ये आपको समझना पड़ेगा, ये समझना भी जरूरी है। ठीक है, अगर मैं आपको सोर्सेज की बात करूं, नंबर 1 टॉपिक आता है हमारा सोर्सेज, यानी वेयर मनी कम्स फ्रॉम, पैसा आ कहां से रहा है। 3, नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन एड बैक, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये सारी चीजें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चल जाती हैं। सेकंड आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आपने एसेट्स को सेल किया, इन्वेस्टमेंट से आपको कोई इनकम हो रही है, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
तीसरा फाइनेंस एक्टिविटीज से पैसा आता है, लोन लिया, शेयर कैपिटल इशू की, इक्विटी शेयर से पैसा आया, डिबेंचर इशू किए उससे पैसा आया। तो ये तीन है, यानी जो आपके सोर्सेस हैं ये तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग हो गया और फाइनेंसिंग हो गया। अगर हम यूसेस की बात करें, अगर सोर्सेस तो हमने देख लिया कि तीन है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो यूसेस भी तो होंगे। अगर मनी आप कहां से रही है ये देख रहे हो, तो वो जा कहां रही है, आप स्पेंड कहां कर रहे हो ये भी तो देखोगे ना। रीपेमेंट कर सकते हो लोन्स की, नंबर 1। लोन अगर लिए हैं उनको वापस भी देना पड़ेगा, बैंक लोन की रीपेमेंट कर दी आपने, बॉन्ड्स को रिडीम कर दिया। फिक्स्ड एसेट्स भी तुम परचेज करोगे अपने बिजनेस के लिए, आप लैंड खरीद लो, बिल्डिंग खरीद लो, मशीनरी खरीद लो, उसमें पैसा जाएगा, पैसा पे करना पड़ेगा आपको। आप डिविडेंड्स की पेमेंट कर रहे हो, जिन्होंने आपको, जिन बंदों ने, जिन इन्वेस्टर्स ने आपके शेयर्स में इन्वेस्ट किया है उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, यानी ऑब्वियस बात है। इसीलिए अगर आप उनको रिटर्न ही नहीं दोगे तो वो क्यों, उनके पास कोई कारण नहीं बचेगा आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। लैंड फोर्थ अगर बात करें, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करना, आपको ज्यादा इन्वेंटरी में पैसा चाहिए, रिसीवेबल्स आपने चाहिए। तो ये सारे जो 3-4 मैंने आपको मेन यूजेस बता दिए जिसके लिए आपके फंड्स एक कंपनी में यूटिलाइज किए जाते हैं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर एक कंपनी 5 करोड़ का लोन रीपे करती है, यानी 5 CR का लोन है, कंपनी रीपे कर रही है, तो ये यूज ऑफ फंड्स होगा, यानी आप यूसेज, मैंने ये बताया था लोन रीपेमेंट की जाती है तो वो यूसेज में आ जाता है। एंड अगर 2 करोड़ का न्यू इन्वेस्टमेंट आता है तो ये सोर्स होगा। ये आपको सोर्सेज की कैटेगरी में इसको डिफाइन करोगे। अब ये तो आपको अच्छे स्कोप से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसके रिलेटेड। ये तो इसको किया जाएगा, चलो अब फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट इसको करते हैं। देखो जी, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड में फाइनेंशियल पोजीशन में होने वाले चेंजेस को दिखाता है। एज सच सिंपल है, यानी जो एक स्पेसिफिक पीरियड में फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं, बढ़ रही है, सेम रह रही है या कम हो रही है। देखो सेम रह रही है तो ऐसा वो भी हमें पता चलेगा, बट मेन हमें ये होता है कि वो अच्छी स्ट्रांग हो रही है या वीक हो रही है, ये हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू पता चलेगा। ठीक है जी। सो ये सोर्सेज और जो यूजेस है फंड्स का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे। बेसिकली फंड फ्लो एनालिसिस में हमने दो ही चीजें की थी, एक यूसेज, एक प्लस सोर्सेज। अब इनको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे या उसमें ये प्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है जी। अगर ये तो आपका बस बेसिकली जो एक क्वेश्चन था, अगर मैं आपको एक छोटी सी इंटरप्रिटेशन बताऊं, अगर तो पॉजिटिव फंड फ्लो आता है, लाइक जो आप स्टेटमेंट बनाओगे उसमें कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। अगर उसमें पॉजिटिव फंड फ्लो आता है, कंपनी ने ज्यादा फंड्स जनरेट किए हैं, उसका मतलब ये होगा। एंड यही अगर नेगेटिव फंड फ्लो यानी नेगेटिव वैल्यू निकली तो कंपनी के फंड्स आउटफ्लो ज्यादा हो रहे हैं, यानी कंपनी का पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है, जो लिक्विडिटी रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। यानी सो जो स्टेटमेंट बनेगी उसमें या तो पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव। अगर तो पॉजिटिव आ रही है तो जनरेशन हो रही है, पैसा आ रहा है, अगर नेगेटिव आ रही है तो आउटफ्लो हो रहा है, पैसा बिजनेस से जा रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स इन फोरकास्टिंग फंड्स फ्लो। कुछ अगर आपने फंड्स फ्लो की फोरकास्टिंग करनी है उसमें कुछ तो दिक्कतें आएंगी ना। अगर मैं कॉमन इशू बताऊं, देखो फोरकास्टिंग बड़ा ट्रिकी प्रोसेस है, उसमें इश्यूज का आना निर्धारित है। अगर मैं सबसे पहले बताऊं स्पेसिफिकेशन एरर, यानी नंबर 1 स्पेसिफिकेशन एरर। अगर फोरकास्टिंग मॉडल सही तरीके से डिफाइन नहीं हुआ तो गलत रिजल्ट्स आ सकते हैं, यानी फोरकास्टिंग पूरी की पूरी डिपेंड करती है मॉडल पे। स्पेसिफिकेशन भी ठीक होगी, डेफिनेशन अगर उसकी ठीक होगी, आपने डिफाइन नहीं किया तो एरर्स आएंगे, इश्यूज आएंगे। एग्जांपल, अगर एक कंपनी इन्फ्लेशन का इफेक्ट इग्नोर कर रही है तो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो सिक्योर्ड नहीं होंगे। ऑब्वियस बात है, इन्फ्लेशन तो आएगी, इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर रही है, अगर आपने उसको इग्नोर किया तो जो आपके प्रोजेक्टेड कैश फ्लोस हैं उनकी वैल्यू कभी भी ठीक नहीं होगी। सेकंड आता है साइक्लिक वेरिएशंस। साइक्लिक वेरिएशंस, इकोनॉमी में अप्स और डाउन्स आते हैं जो प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, यानी साइकिल्स आएंगे, अप भी होगा, डाउन भी होगा, इकोनॉमी बूम भी करेगी, रिसेशन में भी जाएगी, इनको डिपेंड करना डिफिकल्ट है।
ठीक है। सो अगर एग्जांपल दूं, कोविड-19 जैसे क्राइसिस का कोई भी कंपनी पहले से प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकती, उनको पता ही नहीं था। सडन एक पैंडेमिक आया, उसका इंपैक्ट पड़ा, पूरी इकोनॉमी गिर गई। तीसरा, अनएक्सपेक्टेड मार्केट चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड मार्केट चेंजेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट्स या कंज्यूमर डिमांड में अगर सडन चेंजेस फोरकास्ट को इनएक्यूरेट बना सकते हैं। अगर सडन चेंजेस आएंगे वो आपके फोरकास्ट को इनएक्यूरेट बनाएंगे, यानी उनका इम्पैक्ट आपकी जो फ्यूचर फोरकास्टिंग है या जो प्लानिंग है उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। सो अगर हम इसका, मैं आपको ये एरर्स हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, अगर इसका सॉल्यूशन बताऊं, देखो डायनामिक फोरकास्टिंग मॉडल्स को यूज करें जो रियल डाटा इंकॉर्पोरेट करते हैं, यानी रियल टाइम डाटा उनका एक पार्ट है। सिनेरियो एनालिसिस और स्ट्रेस टेस्टिंग परफॉर्म करें, यानी ये दो ऐसे टेक्निक्स हैं जो आपको इन इशू से टैकल करने में हेल्प करेगी। चाहे आप सिनेरियोस बनाओ, उनको एनालाइज करो या स्ट्रेस टेस्टिंग करो, दोनों ही टेक्निक्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फंड फ्लो एनालिसिस को यूज कौन करता है, यानी हु यूजेस फंड्स फ्लो एनालिसिस। ये मेन मुद्दा है, ये मेन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स फंड फ्लो एनालिसिस का यूज करते हैं, यानी स्टेक होल्डर वो बंदा जो बिजनेस में किसी ना किसी वे में इंटरेस्टेड है, हर एक बंदा कहीं ना कहीं फंड फ्लो एनालिसिस को यूज करेगा। अगर इसके दो कैटेगरीज बता दूं, इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं जो विद इन कंपनी है, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं जो आउटसाइड हैं। अगर हम इंटरनल की बात करें, इंटरनल में मैनेजमेंट सबसे पहले डिसीजन मेकिंग और बजटिंग के लिए वो फंड फ्लो एनालिसिस को यूज करेगी। सेकंड बात करें आपकी फाइनेंस टीम, लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये दो मेन मुद्दे हैं जिसके लिए फंड फ्लो एनालिसिस यूज किया जाएगा। तीसरा, जॉब सिक्योरिटी और ग्रोथ के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं उस चीज को एनालाइज करने के लिए एम्प्लॉयज आपके फंड फ्लो एनालिसिस को यूज करेंगे। तो ये तीन मेजर इंटरनल यूजर्स हैं। अगर एक्सटर्नल की बात करें, नंबर 1 इन्वेस्टर्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया उस पे उनको कितनी रिटर्न मिलेगी, उसको एनालाइज करने के लिए फंड फ्लो एनालिसिस यूज किया जाएगा। क्रेडिटर्स सेकंड नंबर पे, यानी आपके सेकंड स्टेक होल्डर्स हैं क्रेडिटर्स, लोन रीपेमेंट की एबिलिटी चेक करने के लिए, यानी कंपनी उनका उधार जो उन्होंने, यानी जो कंपनी ने उनसे उधार पैसा लिया है वो रीपे होगा या नहीं होगा, उसके इनसाइट्स उनको फंड फ्लो एनालिसिस से मिल जाएंगे। तीसरा, गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स, यानी वो भी एक्सटर्नल है, कंपनी के साथ इंटरनली वो इन्वॉल्व नहीं है, कॉम्प्लायंस देखना चाहेंगे, वो टैक्स कंप्लायंस हो रहा है, ये चीजों के लिए फंड फ्लो एनालिसिस को यूज किया जाएगा। अगर एग्जांपल दूं, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर एक इन्वेस्टर फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालाइज करे और देखे कि कंपनी का कैश आउटफ्लो बहुत ज्यादा है, यानी इफ ही इज यूजिंग और डिपेंडिंग ऑन द fund flow statement and he observes that the company is engaging in or is bearing a huge amount of cash outflows, तो जो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिकंसीडर करेगा, यानी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है वो पहले सोचेगा फिर डिसीजन लेगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा फंड फ्लो एनालिसिस का टॉपिक होता है कंप्लीट। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कैश फ्लो एनालिसिस। देखो जैसे फंड फ्लो एनालिसिस है वैसे ही कैश फ्लो एनालिसिस है, उसको करने जा रहे हैं। कैश फ्लो एनालिसिस, सबसे पहले समझते हैं कैश फ्लो एनालिसिस का क्या मतलब है। ये नंबर 1 चीज है। कैश फ्लो एनालिसिस एक फाइनेंशियल इवैल्यूएशन टेक्निक है जो एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान एक कंपनी के कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस को एनालाइज करता है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू किया जाता है और कैश फ्लो एनालिसिस इसे कहा जाता है। यानी एक पीरियड के दौरान, ये स्पेसिफिक पीरियड होगा, कंपनी के कितने कैश इनफ्लोस हैं, कितने कैश आउटफ्लोस हो रही है, उसको ये डिटरमाइन करेगा, आपको बताएगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, कुछ तो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना। अगर हम कैश फ्लो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो नंबर 1, कैश फ्लो एनालिसिस कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को असेस करने में मदद करता है, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में बताता है। सेकंड, ये बताता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने के लिए कितना कैश जनरेट कर रही है।
दोनों ही देनदारियां, उनको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए और कंपनी उसके लिए उस पैसे को कितना जनरेट करती है। तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्थ समझाने का ये एक बहुत पावरफुल टूल है। यानी इनको फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की बतानी है तो ये आपके जो एनालिसिस है ये बता देंगे। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट। अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स किए तो कैश फ्लो एनालिसिस इंपॉर्टेंट भी तो है, इसको करने के कुछ कारण। नंबर 1, शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए कैश फ्लो बहुत क्रूशियल है, इसके लिए हम ये एनालिसिस करते हैं। नंबर 2, प्रॉफिट कमाने से ज्यादा जरूरी है कि बिजनेस के पास एक्चुअल कैश अवेलेबल। प्रॉफिट एक चीज है बट रियलिटी में कैश का होना बहुत जरूरी है, सो इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ऑपरेशनल, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग डिसीजंस, तीनों ही फैसले बहुत अच्छे तरीके से लेने में आपकी मदद करेगा। अगर मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूं, एक कंपनी ने 50 लाख का प्रॉफिट दिखाया, यानी उसकी स्टेटमेंट्स में 50 लाख का प्रॉफिट रिवील हो रहा है, पर उसका जो मैक्सिमम अमाउंट अकाउंट्स रिसीवेबल में लॉक्ड है, यानी वो एक्चुअल में नहीं रिसीव हुआ, वो लाइक आपके डेटर्स है, कह लो उसकी मेजर हेडिंग रिसीवेबल्स में लॉक्ड है। इसका मतलब है कि कंपनी प्रॉफिटेबल तो है, ये तो चीज रिवील हो रही है, पर उसके पास एक्चुअल कैश नहीं है जो ऑपरेशंस या जो आपकी डे टू डे वर्किंग को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है कैश फ्लो। अगर एनालिसिस किए हैं, अब आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिस तरीके से फंड फ्लो स्टेटमेंट है, सेम तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई सकती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एक कंपनी के कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस को कैटेगराइज करती है। यानी दो कैटेगरीज बनता है कि कैश इनफ्लो और सेकंड कैश आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब पैसा आना, आउटफ्लो मतलब पैसा जाना। अगर मैं अगेन आपको इसका सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताऊं, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट है जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीन एक्टिविटीज के बेसिस पे कैश का मूवमेंट दिखाएगी, इनफ्लो या आउटफ्लो। ठीक है, सो ये है आपकी बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग। अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करें, जैसे देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आती थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। अगर तो पॉजिटिव आएगी, बिजनेस के पास कैश सरप्लस में है, बहुत अच्छा खासा कैश जनरेट कर रहा है बिजनेस, यानी है उसके पास अवेलेबल है। अगर नेगेटिव कैश फ्लो निकलता है, बिजनेस का कैश फ्लो आउटफ्लो यानी कैश आउटफ्लो बहुत ज्यादा कैश बाहर जा रहा है, लिक्विडेट हो रहा है या कह लो मूव ऑन कर रहा है, फ्लो कर रहा है कंपनी के लिए। ठीक है, सो बेसिकली दो इंटरप्रिटेशंस, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो जो कैश है सरप्लस में है, अगर नेगेटिव है तो जो कैश है वो डेफिशिएंट है। सिंपल चीज है। ठीक है जी। अब डेफिनेशन में मैंने बताया था तीन तरीके की एक्टिविटीज को यूज किया जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ये तीन बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड है, मैंने आपको ये बता दिया। सबसे पहले आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये वो एक्टिविटीज हैं जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड होती है, यानी जो कंपनी के डे टू डे नॉर्मल वर्किंग ऑपरेशंस है उनके साथ ये रिलेटेड है। इसमें कस्टमर से पैसा आ रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश पेमेंट्स टू सप्लायर, सैलरीज, वेजेस, रेंट, यूटिलिटीज, ये सारी डे टू डे एक्टिविटीज हैं दैट विल कम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर इन्वेस्टिंग की बात करें, ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, यानी उसका नाम ही बताता है फिक्स्ड एसेट खरीदे बेचे, इन्वेस्टमेंट खरीदी बेची, वो इसके अंदर है ये सारे। ठीक है, फिक्स्ड एसेट लाइक लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो शेयर्स में, बॉन्ड्स में, या फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर रहे हो, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। तीसरी आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कंपनी के इक्विटी और डेट फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, यानी इक्विटी शेयर्स हो गया, इक्विटी फाइनेंसिंग या डिवेंचर्स के थ्रू फाइनेंसिंग, ये डायरेक्टली उनके साथ रिलेटेड है। लोन लेना या रीपे करना, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना, इशू करना शेयर्स को या बायबैक करना, ये सारी एक्टिविटीज या कह लो ये सारी चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आती है। ठीक
ठीक है जी, होप्स आपको ये तीनों कंपोनेंट्स अच्छे से समझ आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम करने जा रहे हैं कैश फ्लो एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल डिसीजंस। अब हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम समझेंगे कि कैश फ्लो एनालिसिस का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, रियल वर्ल्ड में क्यों यूज किया जाता है। नंबर 1, बिजनेस की हेल्थ को चेक किया जाता है, यानी बिजनेस की हेल्थ चेकअप समझ लो, कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है या नहीं ये पता चल जाएगा। ग्रोथ स्ट्रेटजी जो आपने फ्यूचर के लिए बनानी है उनके लिए आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, यानी आपको इंफॉर्मेशन और इनसाइट्स मिलेंगे। सेकंड, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर्स ये चेक करते हैं कंपनी के पास कंसिस्टेंट, वर्ड मार्क कर लो, कंसिस्टेंट कैश फ्लो है या नहीं है, यानी एक होता है एक बार पैसा आ गया, एक होता है हर बार पैसा आ रहा है, ये चीज इन्वेस्टर्स के डिसीजन पे बहुत इंपैक्ट डालती है। अगर एक कंपनी सिर्फ प्रॉफिट्स दिखा रही है पर उसका कैश फ्लो बहुत वीक है तो वो रिस्क फैक्टर हो सकता है, इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पसंद ही नहीं करेंगे इन्वेस्ट करना। तीसरा, अगर आपने लोन रीपेमेंट करनी है उसकी प्लानिंग कर रहे हो उसमें बहुत मदद देगी। बैंक्स और क्रेडिटर कैश फ्लो एनालिसिस का यूज करके लोन अप्रूवल डिसीजंस लेते हैं कि कंपनी को लोन देना है या नहीं देना। अगर एक कंपनी के पास बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है तो उसको लोन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कंपनी जिसका कैश फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है जी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर एक कंपनी अपना डेट रीपेमेंट टाइम पे नहीं कर पा रही, यानी वो डेट रीपेमेंट नहीं दे पा रही, तो इसका मतलब है कि कंपनी में लिक्विडिटी इश्यूज हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंस है कैश फ्लो एनालिसिस की फाइनेंशियल डिसीजन से। बेसिकली क्वेश्चन आया था, ऑप्शन दी थी, मैंने चूज करके बता दिया जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यानी वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी के कैश फ्लो को एनालाइज किस तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ टू एनालाइज ए कंपनीज कैश फ्लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं। देखो, कैश फ्लो एनालिसिस सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाने से नहीं होता, ठीक है, बल्कि उसके पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझना जरूरी होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं नंबर फर्स्ट बताऊं, कंपेयर करो रेशियोज को और जो ट्रेंड्स हैं ओवर टाइम। रेशियोज और जो ट्रेंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। पास्ट 3 से 5 साल के जो डाटा है उसको एनालाइज करो, किया जाएगा, देखा कि क्या कैश फ्लो, उससे आपको पता चल जाएगा, आप देखोगे कि कैश फ्लो इंप्रूव हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। सेकंड आता है आपको इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स को कंसीडर करना पड़ेगा, जो इंडस्ट्रीज में बेंचमार्क्स प्रिवेल करें। एक ई-कॉमर्स कंपनी और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कैश फ्लो पैटर्न डिफरेंट होता है, ये आपको अंडरस्टूड है, बहुत क्लियर है। इंडस्ट्री के एवरेज से कंपेयर करना बहुत जरूरी है अगर आपने यूजफुल इनसाइट्स को ड्रॉ करना है। तीसरा आता है सीजनल इफेक्ट्स को चेक करो, बिजनेस साइकिल्स जो चल रहे हैं आप उसको चेक करो। रिटेल बिजनेसेस के कैश फ्लो फेस्टिव सीजंस में हाई होते हैं, ऑब्वियस बात है, क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग उनका बिजनेस चलता है। रियल एस्टेट कंपनीज का कैश फ्लो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। सो ये 3 मेन चेंज किया है जिससे, या कह लो आप इस तरीके से, या इस जो मैं आपको कंपनी की एग्जांपल दिया है उसके थ्रू कंपनी के कैश फ्लो को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। अब आगे सिंगल अब क्वेश्चंस आएंगे अकेले एक्टिविटीज के लिए। अब करने जा रहे हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, ये अगेन एक प्रीवियस क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसको एक बार फिर कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, वैसे तो मैं बता चुका हूं, अगेन सुनो। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं जो एक कंपनी एक इक्विटी और डेट कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाती है, यानी ये वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है
जिसके कारण कंपनी के इक्विटी और डेट का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आएंगे। ये ट्रांजैक्शन कैपिटल रेजिंग, लोन रीपेमेंट और डिविडेंड पेमेंट से रिलेटेड होती है। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर इसके पर्पस की बात करें, कुछ तो इनका पर्पस होगा ना। अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, सबसे पहला आता है कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान्स फाइनेंस कर सके, यानी कंपनी ने अगर एक्सपेंड करना है तो उनके एक्सपेंशन प्लान्स है उनको फाइनेंस किया जा सके। सेकंड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंडिंग नीड्स दोनों फुलफिल हो सके, दोनों टाइप की। तीसरा, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स के साथ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स जो किए हैं उनको मेंटेन किया जा सके लंबे समय तक। ठीक है जी। अब कुछ की एलिमेंट्स आते हैं, उनको करते हैं, पर्पस हमने कर लिया की एलिमेंट्स। अगर हम की एलिमेंट्स की बात करें, फर्स्ट वन आता है इक्विटी फाइनेंसिंग, शेयर्स को इशू करना, पब्लिक डिपॉजिट्स इसका पार्ट है। सेकंड, डेट फाइनेंसिंग, लोन्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। तीसरा मेन एलिमेंट है कैश आउटफ्लोस, आपके लोन रीपेमेंट कर रहे हो, उसकी डिविडेंड पे कर रहे हो, ये आपके मेन होंगे। सपोज करो, एग्जांपल सुनो, टाटा ने 500 करोड़ का लोन लिया अपने नए इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट के लिए, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का परफेक्ट एग्जांपल होगा। ठीक है जी, आपको समझाना था, अब उसको आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी, इस टॉपिक को करते हैं। अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो हर बिजनेस के फाइनेंशियल डिसीजंस को इंपैक्ट करते हैं। नंबर 1 आता है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। नंबर फर्स्ट चीज, लोन रीपे करना एक फाइनेंसिंग आउटफ्लो है, क्योंकि ये फाइनेंशियल लायबिलिटी को कम कर रहा है, उसको रिड्यूस कर रहा है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा फाइनेंशियल्स पे? एक तो जो आपका कैश फ्लो है इंक्रीज होगा, दूसरा जो आपका डेट है वो रिड्यूस होगा, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी चीज है। एग्जांपल देता हूं, इन्फोसिस ने 200 करोड़ का बैंक लोन रीपे किया जो उसने पैंडेमिक के दौरान वर्किंग कैपिटल के लिए लिया था। सपोज करो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेगेटिव फाइनेंसिंग एक्टिविटी शो होगा, सिंपल चीज। सेकंड आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, दिया आपने या आपने डिविडेंड पे किया। अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो उस पे रेगुलर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, इंपैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल पे? आपके जो पड़ेगा इसका, एक तो वही कैश आउटफ्लो होगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स हो रही है, और जो आपके इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल सुनो, सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 100 करोड़ का डिबेंचर इशू किया था और उस पे 10 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया। फॉर एग्जांपल ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि ये एक डेट बेस्ड ट्रांजैक्शन है, सिंपल चीज। ठीक है, तीसरे आते हैं कैश प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स। अगर हम तीसरी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, जो आपको पब्लिक डिपॉजिट से कैश रिसीव्स आ रही हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स एक कंपनी के लिए एक्सटर्नल फंडिंग सोर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में हेल्प करते हैं। नंबर फर्स्ट चीज, ठीक है, तो इसका भी तो फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले इससे कैश इनफ्लो होगा, पैसा आएगा। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जो कंपनी की वो इंप्रूव हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। सुनो एग्जांपल से बताता हूं, टाटा कैपिटल ने 500 करोड़ का पब्लिक डिपॉजिट इशू किया तो फंड देयर फाइनेंस प्रोजेक्ट, यानी वो अपने फाइनेंस प्रोजेक्ट को फंड करना चाहते थे, उसके लिए 500 करोड़ का पब्लिक डिपॉजिट इशू किया। ये पॉजिटिव फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि कंपनी के पास नए फंड्स आ रहे हैं, यानी फंड्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो आता है कैश इनफ्लो वर्सेस कैश आउटफ्लो। तो ये आपको अच्छे से सारा समझ आ गया है, इसको मैं करता हूं रब। आगे बढ़ते हैं, चलो जी। अब है हमारा टॉपिक कैश इनफ्लोस वर्सेस कैश आउटफ्लोस, इसको करते हैं। ठीक है जी, एक बिजनेस के फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस का प्रॉपर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, अगर कैश इनफ्लोस की बात करें तो ये पॉजिटिव फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, पैसा आएगा, पॉजिटिव फिगर्स है। इक्विटी शेयर्स को इशू करना,
पब्लिक डिपॉजिट्स को इशू करना, डिबेंचर्स को इशू करना, लॉन्ग टर्म लोन लेना, इन सब से पैसा आता है, जो ये पॉजिटिव फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। कैश आउटफ्लोस की बात करें तो ये नेगेटिव फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। आप लोन रीपे कर रहे हो, डिबेंचर्स रीपे कर रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, शेयर्स को बायबैक कर रहे हो, तो इन सब से पैसा जाएगा। ठीक है, अगेन एग्जांपल देता हूं, एयरटेल ने 500 करोड़ का नया शेयर इशू किया, ये कैश इनफ्लो है, इससे पैसा आएगा। एंड सेम एयरटेल ने 200 करोड़ का डिविडेंड पे किया, तो ये आउटफ्लो है, पैसा अच्छा है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार आया है, फाइनेंशियल स्लैक। फाइनेंशियल स्लैक, अब इस टॉपिक को करते हैं, क्या इसका मीनिंग है। देखो, फाइनेंशियल स्लैक एक बिजनेस स्ट्रेटजी है जो कंपनीज को फाइनेंशियली स्टेबल बनाती है। बीइंग अ फाइनेंशियल या बिजनेस स्ट्रेटजी, कंपनीज इसके थ्रू फाइनेंशियली स्टेबल बन सकती है। अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं, फाइनेंशियल स्लैक का मतलब है कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश या लिक्विड एसेट का होना जो इमरजेंसी सिचुएशन या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में काम आ सके। चाहे इमरजेंसी सिचुएशन हो, चाहे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब करनी है, उसमें ये पैसा आपका काम आएगा। दैट इज फाइनेंशियल स्लैक। पर्पस, कुछ तो इसका पर्पस है ना, उसको करते हैं। पर्पस क्या है फाइनेंशियल स्लैक का? नंबर 1, मार्केट डाउनटर्न से बचाने के लिए इसको यूज किया जाता है। मार्केट के नेगेटिव इफेक्ट से आप बच सकते हो। सेकंड, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। थर्ड, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कंफर्टेबली फुलफिल करने के लिए आप इसका यूसेज कर सकते हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, गूगल के पास $100 बिलियन का कैश रिजर्व है, जो एक फाइनेंशियल स्लैक है, जो उसको नए टेक्नोलॉजी एक्विजिशंस में बहुत इजीली या कह लो बहुत अच्छे तरीके से हेल्प या मदद करता है। सिंपल चीज। ठीक है, अब आती है बात इसकी इंपॉर्टेंस क्या है प्लस इसके बेनिफिट्स, यानी इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्लैक। फाइनेंशियल स्लैक सिर्फ एक रिजर्व नहीं होता, बल्कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कंपनी के लिए। नंबर 1, अगर बात करें रिस्क मिटिगेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। कैश रिजर्व होने से जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है और जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस इजीली मैनेज किए जा सकते हैं, इसके नेगेटिव इंप्लीकेशंस कंपनी को फेस नहीं करने पड़ेंगे। अगर मैं एग्जांपल दूं, पेंडेमिक के दौरान एप्पल के पास कैश रिजर्व थे जो उसने सप्लाई चेन जो डिस्ट्रप्शंस हुई थी उसको हैंडल करने में यूज किए थे। सेकंड मेन आता है अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना, न्यू इन्वेस्टमेंट्स करना। फाइनेंशियल स्लैक होने से एक्विजिशंस और न्यू प्रोजेक्ट्स में फास्ट डिसीजंस या उनके रिगार्डिंग बहुत क्विकली फास्ट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। एग्जांपल, फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम एक्वायर करने के लिए अपने कैश रिजर्व्स का यूज किया, इमीडिएटली यूज करके परचेज कर लिया। तीसरी, फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी, कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं। कंपनीज को एक्सटर्नल लोन्स या फंडिंग सोर्सेज पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता अगर उनके पास कैश रिजर्व्स हैं। फाइनेंशियल स्लैक है। एग्जांपल, टेस्ला ने अपने खुद के कैश रिजर्व्स को यूज करके नए गीगा फैक्ट्रीज बिल्ड किए हैं बिना एक्सटर्नल डेट के। ठीक है जी। सो ये थी इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्लैक। 3 मेजर मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। सो यहाँ पे होप्सो आपको जितना आज करवाया उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का सेशन वाइंड करते हैं यहीं पे वाइंड अप। आज ऐसे आपको पता है यूनिट 2 काउंटिंग एंड ऑडिटिंग चल रही है। इवन पेपर 2 कॉमर्स का आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10। रिवीजन सीरीज पेपर 1 जनरल पेपर प्लस पेपर 2 कॉमर्स की YouTube पे चल रही है। सो अच्छे से अपनी तैयारी करो। टारगेट यही है, 1 शॉट पे जेआरएफ प्लस यूजीसी है। सो करते हैं आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं कल विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक। थैंक यू।